के अध्यक्ष श्रीमान हर्ष भरीवाला जी, उपाध्यक्ष नैनालाल किरवाई जी, गुजरात चैप्टर के चीफ श्रीमान पंकज भाई, डॉक्टर राजीव कुमार और देश के कोने कोने से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं गुजरात की धरती पर आपका स्वागत करता हूं और महात्मा मंदिर में भी आपका स्वागत करता हूं। गुजरात के विषय में एक छोटी सी फिल्म के जरिए कुछ चीजें बताने का प्रयास किया है। अब तो ऑल्टरनेट है, क्या हम सवाल जवाब करें या मैं भाषण झाड़ू? हाथ बोल रहे, दो करो। ये बात सही है कि गुजरात के विकास की चर्चा अब बहुत स्वाभाविक बात हो गई है। कहीं पर भी विकास की चर्चा आती तो उदाहरण के रूप में गुजरात का रेफरेंस दिया जाता है, और जब ये बात बनती है तो अपेक्षा भी ज्यादा बढ़ती है कि भाई और आगे क्या करोगे और क्या सोच है आपकी। ये बहुत स्वाभाविक है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको क्या हुआ है उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, आगे क्या होना है उस पर स्वाभाविक इंटरेस्ट होगा। और विकास या प्रगति करनी है तो यही सही रास्ता है कि हम निरंतर आगे के लिए सोचें। एक बात सही है कि हम गुजरात के विकास को 3 चीजों के साथ बैलेंस करके चलने के पक्षकार रहे हैं। 1/3 इंडस्ट्री, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। और इसलिए हम लोगों का विकास का मॉडल इन तीनों पिलर पर केंद्रित करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से राज्य के विकास को भी हम बैलेंस डेवलपमेंट की दिशा में हम फोकस करते हैं। आज से 10, 12, 15 साल पहले आपने गुजरात के विषय में सुना होगा तो यही बात आती थी कि सूरत से मुंबई तक का इलाका जो एक नेशनल हाईवे था वो गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था। और उस समय जो डेवलपमेंट की परिभाषा थी, हम लोग भी उस बात को बोलते हुए बड़े गौरवान्वित अनुभव करते थे। लेकिन मैं जब यहां आया तो मैं सोचने लगा कि ये क्रेडिट है कि डिसक्रेडिट है। एक 50-100 किलोमीटर का बेल्ट यही गोल्डन कॉरिडोर बन जाए, इसको विकास कहेंगे या क्या कहेंगे या एब्सस कहेंगे? अगर विकास होना है तो राज्य के हर कोने में होना चाहिए, और इसलिए एक कॉरिडोर गोल्डन बने कि पूरा राज्य गोल्डन बने। तो हमने चुना है पूरा राज्य गोल्डन क्यों न बने, सभी क्षेत्रों में क्यों विकास न हो। अब जब हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के डेवलपमेंट मैप पर उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आज सोलार पार्क के कारण पूरे विश्व में वो हमारी पाकिस्तान से सटी हुई पूरी बंजर भूमि दुनिया के डेवलपमेंट के मैप पर अपनी उसने जगह बना ली है। उसी प्रकार से जो लोग गुजरात से परिचित होंगे तो उन्हें ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ जो रास्ते थे और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल पुराना रहा है, मुझे लगता है शायद ज्यादातर रास्ते या तो दिल्ली जाते थे या मुंबई जाते थे या कलकत्ता जाते थे। सोच इसी चीजों के आसपास रहती थी हमारे देश में। 50-100 साल का इतिहास देखा जाता है, और इसलिए अगर गुजरात के रास्ते देखोगे तो पहले क्या था, आप राजस्थान से आते हैं
महाराष्ट्र जाते हैं, बीच में गुजरात पड़ता था, या मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से गुजरते हैं और मुंबई जाते थे। मैं समझता हूं ये मुंबई या दिल्ली को जोड़ने के लिए तो शायद ये जरूरी होगा और अच्छा भी होगा, लेकिन अगर मेरे राज्य का विकास करना है तो ये अधूरा था। और इसलिए हमने पहली स्ट्रेटेजी ये वर्कआउट की कि नॉर्थ साउथ के बजाय ईस्ट वेस्ट हम नॉर्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना खड़ा करें, क्योंकि मुझे समझ है कि गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा ये न सिर्फ गुजरात को लेकिन वो हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनना है। और अगर ये बनना है तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को मुझे इन 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप एक कोने में भी काम करते हो, लेकिन आपको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही मैच करना पड़ता है। आज पूरा पटल बदल चुका है और इसलिए आपको भी अपने विकास की रचना को उस पर्सपेक्टिव में करनी चाहिए। और उसी के कारण हमने करीब 4000 करोड़ रुपए का लगा करके पहले जो वर्टिकल रोड की रचना थी, गुजरात का मैप देखे तो 9 हॉरिजॉन्टल रोड्स बनाए, इसको वेस्ट समुद्र किनारे से जोड़ा। और इसके कारण राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ऐसा हुआ है कि आज मुझे समुद्र किनारे पर सामान लाना है या पहुंचाना है तो 3.5-4 घंटे में गुजरात के किसी भी कोने से हम पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी में हमने परिवर्तन किया। और उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, अब आपने देखा 10.7 का भी बताया, तब तो हम वो 11 को भी क्रॉस कर चुके हैं। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5 और 3 के आसपास चलता है। 4% करने के लिए 20 साल से संकल्प होते हैं। हर बजट में संकल्प घोषित होता है कि हम इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% करेंगे, लेकिन देश 2.5% 3% के आसपास चल रहा है। गुजरात ने मिरेकल किया है, वरना गुजरात में हम एग्रीकल्चर मैप पर कभी नहीं थे, कभी नहीं। हमारा प्रदेश है 10 साल में 7 साल अकाल, ड्राउट की सिचुएशन, वाटर स्कैर्सिटी, और उसी को हम हमेशा हैंडल करते रहते थे। एग्रीकल्चर की दुनिया में हमारा नामो निशान नहीं था। आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने हिंदुस्तान में अपना रुतबा बनाया है और करीब 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ है हमारा। हम कॉटन ग्रोवर के रूप में जाने जाते हैं। एक जमाना था जब मैं नया आया था तो हमारी 3 लाख बेल्स कॉटन प्रोडक्शन था। दिस ईयर इट इज 1,23 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमने उस क्षेत्र में कितना काम आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से सर्विस सेक्टर, गुजराती आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात टूरिज्म डेस्टिनेशन के मैप पर नहीं था, जबकि हमारे पास हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम हेरिटेज इमारतें हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर मैक्सिमम हेरिटेज बिल्डिंग किसी के पास है तो गुजरात के पास है, लेकिन हमने कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया। हम पिछले कुछ सालों से लगे हैं और उसके कारण हमारा टूरिज्म का ग्रोथ हिंदुस्तान के एवरेज ग्रोथ से डबल है। और हमने कई नए प्रयोग किए हैं, उसमें हमने काफी अपनी जगह बनाई, उसके कारण हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटी ये काफी बढ़ रही है। तो एक नया क्षेत्र हमारा सर्विस सेक्टर में हमने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम एग्रीकल्चर को यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। हम एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन चाहते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे किसान को हम तब तक फायदा नहीं दिला सकते हैं जब तक हम प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारा पूरा बल, इसलिए हम कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी लाने के और सोच रहे हैं ताकि हमारे किसान को लाभ हो। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अगर ग्रीन हाउस मूवमेंट अगर हमें चलानी हो, आज हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम ग्रीन हाउस कहीं हो तो गुजरात में है। लेकिन हम आने वाले दिनों में
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कुछ इंसेंटिव दे करके ग्रीन हाउस को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि हमारा किसान एक ग्लोबली कॉम्पीट कर सके, उस प्रकार की क्वालिटी प्रोडक्ट की ओर जाए और यील्ड बढ़ा सके। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो जमीन कम होते हुए भी वो एक काफी अच्छी स्थिति में आर्थिक रूप से आ सकता है। उसी प्रकार से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो, और मैं मानता हूं हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज का एग्रीकल्चर के साथ इस प्रकार का मेलजोल होना बहुत जरूरी है। हम हमारा बल है कि उस दिशा में कैसे करें। अब जैसे कैस्टर 85% ऑफ द वर्ल्ड कैस्टर हम पैदा करते हैं गुजरात में, लेकिन कैस्टर प्रोसेसिंग है वो चाइना में होता है, सारा वैल्यू एडिशन चाइना में होता है, और मोर देन 300 टाइप ऑफ मोस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैस्टर बेस से होते हैं। क्यों ना हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज आगे आए, रिसर्च करें, और क्यों ना हम हमारे कैस्टर को दुनिया में सबसे मूल्यवान एक उपज के रूप में हम क्यों ना तैयार करें। अगर हमारे यहाँ जरूरत हो ओनली डेडिकेटेड टू कैस्टर, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, वी आर रेडी फॉर दैट। एक और क्षेत्र है जिसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के फील्ड में हम काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है पर्टिकुलरली फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट, आज हिंदुस्तान अरबों खरबों रुपयों से डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया से खरीदता है। क्या भारत के पास क्षमता नहीं है? क्या हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खुद नहीं बना सकते? क्या हम दुनिया के बाजार में हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बेच नहीं सकते हैं? बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, हम उस पर बल देना चाहते हैं, और इसलिए हम उसके लिए भी एक पॉलिसी लाना चाहते हैं। उसके लिए भी आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारी जितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसको हमने आग्रह किया है कि आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंजीनियरिंग के नए सिलेबस तैयार करें, हमारे स्टूडेंट्स को तैयार करें। अगर मैन पावर तैयार हो, बाकी तो चीजें अवेलेबल होती हैं, हम एक नई पॉलिसी के साथ इस प्रकार के इंडस्ट्री में कोई आते हैं तो उनको इंसेंटिव दें, और भारत के अरबों खरबों रुपये जो विदेश जाते हैं वो न जाएं, और हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इंडिजीनियस चीजें हमारे पास उत्पादित हो, तो हम उस पर बल देना चाहते हैं। गुजरात का समुद्री किनारा है, हमने गैस बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया है, 2 LNG टर्मिनल्स हैं, 2 और LNG टर्मिनल हमारे बन रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के पक्षकार हैं, हम चाहते हैं कि हमने दुनिया के साथ स्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमारे हर व्यवस्थाओं में लाना होगा। हम सॉफ्टवेयर बनाने में तो काफी माहिर है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में दुनिया आगे बढ़ रही है। कोशिश हमारी ये हो कि हमारे सॉफ्टवेयर पर हम पहले आगे बढ़े, ये स्ट्रेटेजी का मुद्दा है, और हमें सोचना चाहिए। आज एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहा है। सॉफ्टवेयर बेंगलोर में बनते होंगे, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते होंगे, हैदराबाद में बनते होंगे, IT इंडस्ट्री मेन फॉर बेंगलोर हैदराबाद होगी, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी गुजरात इज लीडिंग। जीवन के हर क्षेत्र में हमने उसको लाया है, उसका एफिशिएंसी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और उसके कारण एक विश्वास भी बनता है। तो उन चीजों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी कभी हम कंपनियों का, तो 1-2 कंपनियों का, जैसे हमारा अमूल है, अमूल का एक ब्रांडिंग हो गया है, कहीं पर भी जाइए अमूल कहते ही काम चलता है। आवश्यकता है कि हम ब्रांडिंग की ओर कैसे बल दें। मेड इन जापान कहते ही कोई पूछता नहीं है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, एक ब्रांडिंग हो गया और दुनिया में चलता है। अगर हम जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बल दें और जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को डर और बेस्ट पैकेजिंग इस पर बल दें, तो हम शायद ब्रांडिंग की दिशा में अपना कदम रख सकते हैं। हमारी कोशिश है, गुजरात के इंडस्ट्रियल हाउसेज से लगातार बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ब्रांडिंग के क्षेत्र में भी कुछ अपना रुतबा खड़ा करें। एक पर अगर ब्रांडिंग हो जाता है तो फिर सालों तक अपनी चीजों को हम चला सकते हैं, और हमारे लोग भी इस क्वालिटी को मेंटेन करने के आग्रही बनते हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन पर हम बल दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि अगर भारत को महासत्ता बनना है तो भारत को अपनी युवा शक्ति पर बल देना पड़ेगा।
हमें ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना तो पूरी पड़ी है, लेकिन हमने उसको एनकैश किया है क्या? अनुभव ये आ रहा है कि हम एनकैश नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता ये है कि अगर हम आज से 25 साल पहले इसका प्लान किया होता, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे प्राप्त करें, तो शायद आज हम काफी बेनिफिट ले सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, और कोई करे या ना करे, हम गुजरात में करने के पक्षकार हैं। और इसलिए हमने एक बल दिया है कि हम यूथ में स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट चलाएंगे। हमारा हर एक यूथ की कैपेसिटी में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बल देना चाहिए, और हम लाखों की तादाद में हमारे नौजवानों को प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं, क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम शायद दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद जी के 150 ईयर पूरा देश मनाने वाला है। हमने उसे युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। उसमें भी हमारा एक सिंगल फोकस एरिया है स्किल डेवलपमेंट। हम 1000 टाइप ऑफ नए स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, जैसे हमने अभी एक छोटा सा प्रयोग किया। हमारे अफसरों को मैंने कहा कि भाई स्किल डेवलपमेंट करें तो पहले उसकी नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे, तो क्या करें, और नीड बेस्ड अगर स्किल डेवलपमेंट है तो क्या होगा। मैंने उनको सूचना दी कि आप जरा कुछ लोगों को बिठाइए और एक सूची बनाइए, जन्म से मृत्यु तक कितनी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, और जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी स्किल मार्केट में होनी चाहिए। अगर आपको गुलदस्ते की जरूरत है, गुलदस्ता बनाने वाला चाहिए, तो आपको उन चीजों की रिक्वायरमेंट है। और हमारे मित्रों ने एक बड़ी सरसरी नजर से 3-4 दिन में बनाया, तो कोई 970 से ज्यादा ऐसी सेवाओं की जरूरत है जो जन्म से मरण मृत्यु तक में हर व्यक्ति को लेनी पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि 970 टाइप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। कुछ एग्जिस्टिंग हो गए, कुछ का अपग्रेडेशन जरूरत तो नहीं लानी पड़ेगी। हो सकता है आज गांव के अंदर मोबाइल रिपेयर करने वाला नहीं होगा, लेकिन अब लाना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार हमारा फोकस है कि हम हजारों की तादाद में नए स्किल डेवलपमेंट के कामों को बल दें, और हमारी इस पूरी शक्ति को, पूरे हमारी युवा शक्ति को विकास की यात्रा के अंदर हम जोड़ें। और एक काम हमने जो बल दे रहे हैं, जिसका हमें बहुत लाभ मिलेगा, ये हिंदुस्तान में पहली बार ये प्रयोग हुआ है, और मुझे विश्वास है कि हम उसको बहुत सफलतापूर्वक उस मॉडल को ले जाएंगे। हमारे यहाँ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा तो कई वर्षों से हो रही है। हम लोगों ने सखी मंडल बनाए हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। आज करीब राज्य में 2.5 लाख हमारे सखी मंडल हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन की करीब 25 लाख माताएं बहनें उसमें जुड़ी हैं, और इन दिनों उनके पास कारोबार है 1400 करोड़ रुपीस का, और वेरी नियर फ्यूचर वी वांट टू क्रॉस 5000 करोड़ रुपीस। गरीब महिलाओं के पास इतनी अमाउंट होना, वो पूरी इकोनॉमी को कितना ताकत दे सकते हैं हम अंदाज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक विशेषता हमने की है, हमने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है स्टेट। उस कंपनी के जरिए हम चलाते हैं, नॉट रूटीन गवर्नमेंट स्टाइल से। और दूसरा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल किया है। देयर आर 32 कॉर्पोरेट हाउसेज जिन्हें राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। वे इन सखी मंडलों को काम देते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, एंड मार्केटिंग करने में उनकी मदद करते हैं। इसके कारण 1400 करोड़ रुपीज इन ए वे सीड मनी मानो, लेकिन वो मोर देन 25,000 करोड़ रुपीज के मार्केट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। तो हमने ये जो फोर्स है पूरा 25 लाख गरीब परिवार की माताओं बहनें, वो कभी उस प्रकार से डेवलपमेंट के मॉडल के हिस्सा नहीं थे, आज बने हैं। इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके कारण हम बहुत नए क्षेत्रों को भी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, मैंने काफी विषय को स्पर्श कर दिए हैं। आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको जानकारी देने का। फिर एक बार आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं फिक्की के मित्रों से आग्रह करूंगा कि महात्मा मंदिर आपका है, और भी नए नए कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करें, और भी बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। एक तो ये भूमि अपने आप में एंटरप्रेन्योर भूमि है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।